तो जो चैप्टर 7 है वो ऑल अबाउट है कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है, आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है। पहला है रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस, यानी कि कंपनी एनालिसिस से एक रिसर्च एनालिस्ट को क्या पता चलता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, प्राइसिंग पावर क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग पावर क्या होती है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ कंपनी क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफ अ कंपनी, व्हाई इट इज important to understand the risk to a business, importance of knowing history of credit rating and changes over time, ESG framework for company analysis। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो कंपनी एनालिसिस में अपन देखेंगे ये सब चीजें अपने को सीखने को मिलेगी। ठीक है। रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस इन फंडामेंटल रिसर्च। तो चैप्टर 4 में अपन ने पढ़ा था इन्वेस्टिंग इन शेयर इन्वॉल्व केयरफुल एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ कंपनी बिजनेस। ठीक है। शेयर में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं, कंपनी बिजनेस का, कंपनी की बिजनेस क्या कर रही है। However, a company is only a micro in its industry. In turn, in the economy, their fortune will driven by external condition। किसी भी कंपनी का जो फॉर्च्यून है वो एक्सटर्नल कंडीशन से भी आगे बढ़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बहुत बढ़िया है लेकिन इकोनॉमी या एक्सटर्नल कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी कंपनी अच्छा नहीं कर पाएगी। तो एक्सटर्नल कंडीशन में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है। ऑल दो देस एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट एवरी कंपनी इन द इंडस्ट्री। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो सभी कंपनीज को इफेक्ट करती है। ठीक है। हाउएवर अ इंडस्ट्री परफॉर्म ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑफ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर। तो वो क्या स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, व्हाट इज कंपनीज बिजनेस। ठीक है। व्हाट इज द कंपनी बिजनेस मॉडल, does the company enjoy any competitive advantage compared to its competitor, does the company have necessary capability to exploit opportunity and to withstand any threat, is the company management competent enough to identify identify and execute the appropriate strategy, does the company have vision for company future and are they are able to provide visibility into expected short term performance, does the company have necessary governance structure that the board and management will act in the best interest of the company and its shareholders। ठीक है। ये सब चीजें अपने को पता करना है। ठीक है। आर सच गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये जो 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे अपने को कंपनी एनालिसिस में। तो पहला जो होता है वो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट ऑनरशिप इन अ बिजनेस। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसकी थोड़ी सी ऑनरशिप अपने पास रखते हैं। ठीक है। शेयर खरीद रहे हैं उसका एक पार्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। तो अपने लिए ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस और बिजनेस मॉडल को जानना। अब सोचेंगे सर हम तो 10-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम 10-20 हजार, लेकिन जब बड़ी बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े बिग फिशेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं इन सब चीजों में। अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफ एनी बिजनेस हैज टू बी क्वेश्चन सच एज। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या चीजें, व्हाट डज कंपनी डू, कंपनी क्या करती है एंड कैसे करती है, हु आर द कस्टमर, कंपनी के कस्टमर कौन है,
और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय क्यों कर रहे हैं। अब कस्टमर हो सकता है इंडिया में ही हो या फॉरेन कस्टमर्स भी हो, प्रोडक्ट उनके इंडिया में भी बिक रहे हो, सर्विस उनकी इंडिया में भी बिक रही हो, विदेश में भी बिक रही हो, तो वो ज्यादा अच्छा साइन देते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल फंड मैनेजर आर नेवर ट्राई ऑफ रिपीटिंग दिस थॉट दैट वन मस्ट इन्वेस्ट इन सच अ फर्म वेयर वन अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है। तो कोई भी फंड मैनेजर क्या बोलता है कि पहले वो इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहां का बिजनेस उनको समझ में आता है। तो वन मस्ट इन्वेस्ट ओनली इन सच फर्म वेयर वन अंडरस्टैंड द बिजनेस। जो बिजनेस को समझेंगे वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। इन चेकलिस्ट ऑफ रिसर्च, जब रिसर्च करते हैं कोई भी फंड मैनेजर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस। कोई भी फंड मैनेजर जब रिसर्च करता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है? डू आई अंडरस्टैंड बिजनेस, क्या मैं उस बिजनेस को समझता हूं? नो एनालिस्ट शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन if he or she cannot address what a company does in a line with preciseness and clarity। ठीक है। there are over 4000 companies listed, 4000 कंपनी लिस्टेड है and active on Indian stock exchange। it is not possible to track or understand all of them। तो 4000 कंपनी को ट्रैक करना और अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टर शुड कंसिडर बाइंग शेयर ऑफ फ्यू कंपनी दे अंडरस्टैंड रेदर देन इन्वेस्ट इन नंबर ऑफ कंपनी दे डोंट। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके बिजनेस को वो समझ सकती है, रेदर देन बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी जिसके बिजनेस का पता ही नहीं है। तो कोटिंग वारन बफेट का एक कोटेशन है, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। तो बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कब रिक्वायर होता है? जब इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। फर्दर each sector has its own unique parameter of evaluation। for the retail sector, footfall और सेम स्टोर सेल। तो ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। रिटेल सेक्टर में कैसे देखते हैं? फुटफॉल कितना हुआ और सेम स्टोर में सेल कितनी हुई, सेम स्टोर सेल्स आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। वेयर एज बैंकिंग में क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और टेलीकॉम में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और होटल के लिए एवरेज रूम टैरिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटेलर्स के लिए फुटफॉल्स एंड सेम स्टोर्स, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने, इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। टेलीकॉम के लिए ARPU, ठीक है। बैंकिंग के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। Each company will have its unique way of doing business. The efficiency with which product and service are produced and delivered to the customer may vary from one business to another, will significantly impact its earning. Therefore, it becomes imperative for analysts to understand the entire business model of company. It is relevant to quote management guru Dr. Gary Hamel. Competition in marketplace is not between product and service। किसी भी मार्केट में कंपटीशन प्रोडक्ट और सर्विस के बीच नहीं होता, लेकिन ये होता है बिजनेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिंग कंपनीज। कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर होता है। ठीक है। जो कंपटीशन कर रही है उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर कंपटीशन होता है। ठीक है। प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। अ की फैक्टर टू लुक while studying the business of company is the pricing power, as they would help a company maintain and growth its profit margin। Pricing power refer to a company ability to independently determine or charge the price of its product। Company with strong pricing would be able to pass any escalation in input cost to its customer। They can also increase their price when demand is strong and thus grow their margin। ठीक है। कंपनी के पास, जिसके पास ज्यादा प्राइसिंग पावर होता है वो अपने प्राइस कभी भी बढ़ा सकते हैं जब डिमांड ज्यादा होता है, जिससे उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
Most often pricing power is driven by industry factor that affect all company in the industries. These factor include the competition intensity in the industry, the pricing elasticity of product, and the level of commoditization of the product. There are certain company specific factor that position a company differently from its peer. Company specific factor include its natural leadership in the industry. तो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर में क्या आता है? पहला, नेचुरल लीडरशिप पोजीशन कैसी है इंडस्ट्रीज में, ब्रांड एफिनिटी अमंग कस्टमर एंड इट्स कॉस्ट बेस, और ब्रांड की एफिनिटी कितनी है। जैसे कि एग्जांपल है, सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट स्मॉलर प्लेयर इन इंडस्ट्रीज प्राइस देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस सेट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है, उसके अनुसार स्मॉल स्मॉल जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में वो अपने प्रोडक्ट्स के रेट डिसाइड करते हैं, एज इट इज सीन एज द नेचुरल इंडस्ट्री लीडर। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसमें लीडर है। दिस अलाउ रिलायंस द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली प्राइस देयर प्रोडक्ट। सिमिलरली अ कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी इज लाइकली टू बी एबल टू प्राइस देयर प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगर कंपनी के ब्रांड ब्रांड स्ट्रांग है और ब्रांड लॉयल्टी भी है इनके पास, तो वो इंडिपेंडेंटली भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा सकते हैं। लो कॉस्ट बेस हेल्प अ कंपनी टू कीप देयर प्राइसिंग लो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉम्पिटिटर। फॉलोइंग सूट टू रिड्यूसिंग प्राइस में बी नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर लेटर। ठीक है, studying this is very critical to understand why which industry is likely to do well, which player or industry is likely to outperform its peers। तो ये सब स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है, कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। इन एवरी इंडस्ट्री सम प्लेयर डू बेटर देन अदर्स। कोई भी इंडस्ट्री में देखेंगे तो कुछ प्लेयर बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत खराब करते हैं। तो एनालिस्ट का क्या काम होता है? एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म विज़ इट्स कॉम्पिटिटर इन इंडस्ट्री। द डिफरेंशिएशन फैक्टर फॉर कंपनी कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 एरिया। तो जो डिफरेंसिंग फैक्टर्स है कंपनी के उनके कॉम्पिटिटर से, वो कितने कैटेगरी में डिवाइड है? डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट फीचर्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ड्राइविंग बाय ऑपरेशनल इफिशियंसी और बेटर एग्जीक्यूशंस। ठीक है, 3 होते हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? वन वे in which a company can outdo its competition is by incorporating better feature in product that would appeal its target customer group। तो कंपनी क्या करती है? बेस्ट फीचर्स दे रही है प्रोडक्ट्स को में, जो एक टारगेट कस्टमर्स होते हैं ना उनके लिए। द डिफरेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर कैन बी इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और इट्स फंक्शनैलिटी। दिस वुड हेल्प देम क्रिएट वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर देयर कस्टमर एंड इज लाइकली टू हेल्प द कंपनी अट्रैक्ट मोर कस्टमर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो इतने अच्छे फीचर्स देती हैं कि वो जो टारगेट ग्रुप के कस्टमर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर पाती है एज कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर्स। In order to able to execute this strategy, company should have strong research and development team। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है? आईफोन जो है, आईफोन में इतने सारे फीचर्स दिए हैं कि उनको ज्यादा प्रमोशन की भी जरूरत नहीं पड़ती और अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छे प्राइजेस में वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनकी मार्जिन भी बहुत ज्यादा हाई होती है। In highly competitive industry where many players are constantly engaged in introducing new product, the leadership position may keep shifting from one player to another। तो जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है वहां लीडरशिप पोजीशन क्या होती है? वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर, वो शिफ्ट होती रहती है। हाउ एवर दोज विथ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन विल बी एबल टू आउट परफॉर्म। तो जिनके पास हाईली स्ट्रॉन्ग इनोवेशन यानी कि न्यू प्रोडक्ट को जो इनोवेट करती है वो आउट परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे आईफोन्स के हो गए या कोई भी ऐसी कंपनी जो हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। ठीक है,
तो आईफोन या एप्पल कंपनी का आप देखेंगे तो उन्होंने हर जगह एक नया रिसर्च किया और ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल है ये। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। Competitive pricing. Another way of company can compete better with their competitor is by pricing their product competitively. If customer perceive product of many company to be similar in nature, they are likely to prefer product that are priced at lower. अब कोई भी प्रोडक्ट है जिसके फीचर सेम है, तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर लोअर प्राइस, जो जिस कंपनी का प्राइस कम होगा उसको खरीद लेगा, एज कंपेयर टू दोज दैट आर प्राइस एट हायर एंड। हाउएवर कॉम्पिटिटिंग बाय कीपिंग द प्राइस लो इज सुटेबल ओनली इफ द कंपनी हैज लो कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है। Otherwise, competitor would be able to mimic the company strategy and reduce their price as well. However, if company cost is lower than other players, then it can sustain the low price advantage as competitor would not be able to sustain a price that is lower than its cost. Price differentiation are easy to spot in industry that produce highly commoditized product. जितने भी commodities वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें, जैसे अभी एग्जांपल दिया है, in industry it become difficulty. For instance, if analyst were to compare Toyota Camry, अब Toyota Camry का आप कंपेयर कर रहे हो विथ Honda Civic, द लेटर माइट बी लेस एक्सपेंसिव। Honda Civic थोड़ा सा सस्ता आता है, बट द फॉर्मर इज लाइकली टू हैव मोर प्रोडक्ट फीचर। द टू में नॉट बी लाइक फॉर अ लाइक कंपैरिजन। ठीक है। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे टोयोटा कैमरी का होंडा सिविक से, तो होंडा सिविक का जो प्राइस है वो कम है, लेकिन जो कैमरी है उसका जो फीचर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू देयर प्राइस। इन सच केस एनालिस्ट कैन ट्राई एंड आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट ऑफर द एंड कस्टमर बेटर वैल्यू फॉर मनी। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्राइमरी रिसर्च और बाय एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर मॉडल इन द पास्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एनी डाउट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में? थर्ड होता है एग्जीक्यूशंस। अनदर वेरी क्रिटिकल फैक्टर दैट हेल्प अ कंपनी टू डू बेटर देन कंपटीशन इन द कंपनी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट बेटर। कंपनी दैट मैनेज टू कम्युनिकेट बेटर विद देयर कस्टमर और एग्जीक्यूट अ बेटर सेल स्ट्रेटजी थ्रू अ फोकस अप्रोच कैन डू बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कैन स्टडी बाय लुकिंग एट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एज वेल एज इट्स मैनेजमेंट। ठीक है। एग्जीक्यूशंस यहां तक समझ में आया? जो भी कंपनी कस्टमर से ज्यादा टच में रहेगी या कंपनी ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेगी कस्टमर के साथ, उनकी जो सेल्स है वो बेटर स्ट्रेटजी से अच्छी ही होगी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। एग्जीक्यूशंस। सेकेंड वन इज स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस। ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट constantly change. This change provide new opportunity and same also create new challenge. When a new opportunity is present, company that are well positioned to take advantage of their that utilize such opportunity and prosper with other miss out. Similarly, when a new challenge or threat emerge, company with a strong fundamental survive such challenge. On the other hand, company that are vulnerable may perish in the face of such a challenge. तो जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होंगे वो न्यू चैलेंज या न्यू थ्रेट से घबराएंगे नहीं, वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जिस कंपनी की वैल्यू कम है या जिसके फंडामेंटल सही नहीं है, वो कंपनी डूब जाती है। जैसे एग्जांपल दिया है कोविड 19। COVID-19 pandemic create major disruption in business with several business being locked down.
तो कोविड-19 से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस में लॉकडाउन लग गया, दैट इज मेजर थ्रेट। कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल पोजीशन आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द लॉकडाउन। जिसकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन थी उसकी स्थिति और खराब हो गई। कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशंस मे बी एबल टू सर्वाइव द लॉकडाउन। जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी उन्होंने सर्वाइव कर लिया। SWOT analysis, one of the popular framework that can help an analyst evaluate business fundamentals। तो SWOT एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम क्या है, इसको याद रखिएगा। इवेल्युएट बिजनेस फंडामेंटल। SWOT is a acronym of strength, weakness, opportunity and threat। Strength and weakness are internal to the company। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल, यानी कि इंटरनल पार्ट है कंपनी का। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट imminent from external conditions। Analyst can approach SWOT from two sides: identify the strength and weakness first, and then identify what opportunity they can exploit and what are the threat for which the company is vulnerable। ठीक है। Alternatively, the analyst can identify opportunity and threat first, and then identify what the strength of company and will help them exploit the opportunity and what weakness make them vulnerable to external threat। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए क्या है, स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटी खोजती है और वीकनेस से उनके थ्रेट समझ में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कंपनी की? स्ट्रेंथ रिफर टू इंटरनल कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी दैट अलाउ इट्स टू एक्सप्लॉइट external opportunity and withstand threat। Strength of company include the following: strong financial positions, high valuable intellectual property, low customer concentrations, low cost or high margin, support from parent company or government, and strong execution capability and track record। ठीक है, ये कंपनीज की स्ट्रेंथ होती है, किसी भी कंपनीज की। ठीक है। वीकनेस क्या होती है? वीकनेस रिफर टू इंटरनल इशू दैट मेक द कंपनी वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इवेंट और प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग ऑन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। सोर्स ऑफ वीकनेस फ्रॉम कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला होता है वीक फाइनेंशियल पोजीशन, हाई फिक्स कॉस्ट, लो मार्जिन दैट कैन इजिली टर्न नेगेटिव इन केस ऑफ स्लो डाउन, higher customer concentrations, significant legal case that can distract company focus or that have potential to cause losses, lack of experience in executing a particular strategy in operating in a particular environment। While identifying strength and weakness, analysts should focus on those strength or weakness that are related to the opportunity and threat। For example, lack of experience in self-driving car can be a weakness to an Indian automobile company if there are a catalyst in its industry that is likely to fuel the growth of such car। If no such opportunity is likely to exist in the foreseeable future, then it may still be a weakness but not immediate relevant। Similarly, a sequential decline in revenue or profit is not a weakness unless it is likely to make company losses out of new business opportunity or make it ineligible for loan or create any other vulnerability। ठीक है। SWOT analysis is very good framework। Analysts should be wary that an outsider they may not be able to identify all strength and weakness of company। No company would publicly disclose the cloud that have the government of or strength of their lobby। Similarly, if company has been intentionally hiding their financial woes through creating accounting, it is not easy for outsider to identify such a fraud। ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत ही गुड फ्रेमवर्क होता है एक एनालिस्ट के लिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी होती है वो इंटेंशनली अपने फाइनेंशियल जो गड़बड़ी है उसको छुपा के रखती है, अकाउंटिंग में उसको नहीं बताते हैं। तो ऐसी कंपनी आगे आने वाले टाइम में फ्रॉड भी कर सकती है। ठीक है।
अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी दैट क्रिएट थ्रू एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही आती है अपॉर्चुनिटी, कम इन myriad way, and hence it is difficult to list all of them. The following can be indicative list of opportunity. तो अपॉर्चुनिटी की कितने सारे इंडिकेटिव लिस्ट है ना, एक्सटर्नल होता है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होता है। ठीक है। Certain event can create opportunity for faster growth. Occasionally, some event occur that create an inflection point in growth curve of one or more industry. If a new battery technology become available, it can create faster growth opportunity for इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर कोई न्यू बैटरी की टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो वो उससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है उसके लिए वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही पोस्ट कोविड-19 some company across the globe have so interest to move their production and procurement outside of China। कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट को चाइना से बाहर ढकेल दिया, यानी बाहर ले गए। तो दिस गिव अपॉर्चुनिटी टू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अक्रॉस इंडस्ट्री आउटसाइड ऑफ चाइना टू ग्रो देयर बिजनेस। तो जितने भी चाइना से बाहर की जो कंपनीज थी उनके लिए ये बड़ा अवसर था, या देश बाकी देशों के लिए, है ना, जैसे अपने इंडिया के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ technological advancement, change in regulation and any such factors. When Company Act 2013 was implemented, many consulting firms got an opportunity to offer service to implement their provision of new law. Y2K problem create opportunity for various Indian service provider to offer maintain and upgradation service to their client। तो इसमें और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे 2000 कंपनी एक्ट 2013 जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो कंसल्टिंग फर्म्स के लिए सबसे ज्यादा बड़े अवसर थे कि वो नए इम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स बने जिन्होंने सर्विस इंप्लीमेंट की या प्रोविजन दिए न्यू लॉस के। और वैसी Y2 के प्रॉब्लम जो हुआ था आईटी सेक्टर में, जिसको इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स ने मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन सर्विस प्रोवाइड की अपने क्लाइंट्स को, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए वो बड़ा अवसर था। Y2 के प्रॉब्लम हुआ था 2000 में। Y2 के यानी ईयर 2000, उसमें कंप्यूटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, जो कि आईटी सर्विस, इंडियन आईटी सर्विस के लिए बहुत बड़ा ऑफर था मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन प्रोवाइड करने का। Companies may also get opportunity to expand geographical footprint. Some geographical location may be outside of bound for some business, either due to strong capital control regulation and poor market opportunity. When this condition change, it present an opportunity to expand its new territory. तो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट्स में भी बहुत सारे हैं। अगर अपने देश में कोई नई कंपनी आती है जो इन्वेस्ट करती है, तो अपने देश के लिए, चाइना के लिए या कोई भी देश में अगर वो जाते हैं, तो वहां के लिए वो एक नया अवसर प्रोवाइड करते हैं। एडवर्स मार्केट कंडीशन कैन थ्रो अपॉर्चुनिटी फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है। जैसे जेट एयरवेज सस्पेंडेड operation in April 2019, it create opportunity for other airline to increase their market share in industry. In recession economic condition, lower price of share and lower interest rate can provide opportunity for strong player to acquire other player in the industry। तो जैसे 2019 में जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए, तो वो किसके लिए बड़े अवसर थे? अदर्स अदर्स एयरलाइन कंपनीज के लिए वो बड़े अवसर थे। ठीक है। जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री का शेयर मिल सके। वैसे ही रिसेशन जब होता है, तो उसमें क्या होता है, शेयर्स के प्राइस कम होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो ये सब अवसर किसके लिए होते हैं? ये सब अवसर होते हैं कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं इसी समय छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करते हैं।
अब थ्रेट क्या होता है, डर क्या होता है? Threat are essential risks that come from external environment. While an analyst assesses the threat, it is very important to distinguish threat coming from external environment to risk on account of internal situations. For example, high customer concentration is risk for a company. However, since it is internal to the company, it is weakness and not a threat. ठीक है? इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपको थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब चीजें प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आपको समझ में आना चाहिए। कई बार पूछ देता है केस स्टडीज में, या फिर ऐसी सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स कंपनी के लिए वीकनेस है या थ्रेट है, या कौन से फैक्टर स्ट्रेंथ है कि अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसको डिटेल में जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। Threat also come in a myriad way. In fact, event that create opportunity for some industry may create risk for another. Some of possible source of threat include the following. Economic recession can cause significant decline in fortune of many business. Recession होता है तो वो threat है. Regulator headwind can create threat. If government rules banning single-use plastic, that act a threat of manufacture of such product. अगर इसमें रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाती किसी भी चीज में, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर गवर्नमेंट बैन कर देती है, तो उससे क्या होता है, जो जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन दैट फेयर वन इंडस्ट्री कैन बी थ्रेट फॉर अनदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट मैनी अपॉर्चुनिटी। इट इज अ थ्रेट फॉर बीपीओ इंडस्ट्री दैट इज इन्वॉल्व इन डूइंग रेपिटेटिव टास्क। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा थी, लेकिन बीपीओ इंडस्ट्रीज को उन्होंने पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। फिर होता है डीरेगुलेशन ऑफ वन इंडस्ट्री कैन रिमूव एंट्री बैरियर एंड क्रिएट थ्रेट फॉर अनदर कॉम्पिटिशन। रिजर्व बैंक ने क्या किया, डिसाइड टू ऑफर अ टैप लाइसेंस टू अ न्यू बैंक। इट क्रिएट्स, उससे क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके लिए वो रिस्क क्रिएट हुआ। ठीक है, बाकी बैंक्स, जो नए नए जो बैंक्स आए उनके लिए वो अवसर था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है उसके लिए वो क्वेश्चन मार्क है। While identifying threat and weakness, it is important to focus on sub-opportunity and threat that have reasonable probability of occurring. Although there is always a risk of black swan events such as COVID crisis, it may not be prudent to include all possible threats, as the list would be too long to be useful. ठीक है, जो कोविड-19 क्राइसिस था वो ब्लैक स्वान इवेंट था। ठीक है, बहुत बड़ा एक घटना थी, है ना, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहां तक ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, प्लीज आस्क मी। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे और आपको अगर कंफ्यूजन रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनी क्वेश्चंस? देखो मैं बता दे रहा हूं कि ये SWOT एनालिसिस है, स्वॉट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग टाइप्स के आते हैं। हाँ, स्वॉट एनालिसिस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कंफ्यूजिंग आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। Company are organization where ownership is separate from the management. While shareholder own the company, the day-to-day management of company is handled by separate management team comprising of CEO and managing director and other below them. The management team reported to board of director who are appointed by shareholders. This separation is management and ownership create a agency risk. In other words, shareholder rely on management to work in interest of company and shareholders. तो शेयर होल्डर्स क्या, किसके ऊपर रिलाय करते हैं, विश्वास किसके ऊपर रखते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है कि कंपनी को और शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो।
However, there is a risk that management may pursue their personal interest at the cost of shareholders or may not be capable enough to effectively run the organization. तो कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम करती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के को रिस्क में रख के, है ना। तो उससे क्या होता है, कई बार वो लोग अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को चला भी नहीं पाते। One of the critical area that analysts need to evaluate during the company analysis is the competency and integrity of management and board. तो अब एक एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कंपनी एनालिसिस में, कि कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट की और बोर्ड की चेक करना। दिस इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क while analyzing the competency is challenging. Analyzing integrity is almost impossible unless there is a reasonable evidence. It is inappropriate to cast aspersion to anyone integrity. Therefore, analysts should instead focus on corporate governance structure to see if it has a necessary control in place to prevent inappropriate governance actions. तो एनालिस्ट क्या करता है, किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंसी और इंटेग्रिटी चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, ठीक है। Evaluating management competency, the top management of company typically includes CEO, CFO, CEO, and C-levels officers. Assessing their competency is challenging task for an analyst. The top management of company typically have several years of experience and come from varied discipline. It is likely that analysts would possess the necessary skill to assess the competencies. ठीक है, तो जितने भी सीईओ, सीएफओ और सीईओ रहते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं और बहुत सारे डिसिप्लिन से आए रहते हैं, ठीक है। एनालिस्ट कैन ट्राई टू फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू बी एबल टू एवेल्युएट द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर पता करता है एक एनालिस्ट की टॉप मैनेजमेंट कैसा करती है। डू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट पोसेस द नेसेसरी, जो टॉप मैनेजमेंट है उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में कैसा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफन लुक डज नॉट नेसेसरी प्रोवाइड डेफिनेटिव आंसर और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी एज देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में, रिलेवेंट डिसिप्लिन में। हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है। मैनेजमेंट विथ हायर नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज लाइकली टू फेस मैनी बिजनेस चैलेंज इन द पास्ट। जिस इंसान के पास जितने साल का एक्सपीरियंस होगा, उसने लास्ट में यानी कि उतने साल उन्होंने कितने सारे चैलेंज मार्केट में फेस किए होंगे। सच एक्सपीरियंस इज लाइकली टू हेल्प देम टैकल फ्यूचर चैलेंज। तो किसी भी सीईओ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस पता करने से क्या हमने को पता चलता है कि उन्होंने कितने साल वहां पे एक्सपीरियंस है और आने वाले फ्यूचर में वो कैसे उन सब चैलेंज को टैकल करेंगे। इफ एनी ऑफ टॉप ऑफ द मैनेजमेंट टीम हैज बीन अ सच रोल ऑफ सेवरल ईयर इन एनी ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के जो टीम है उन्होंने किसी और कंपनी में भी ऐसे चैलेंज को टैकल किया है, तो कैसा किया है, उनका रोल कैसा था सीनियर लेवल पे, कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था कि खराब था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ लॉन्ग हैज द कंपनी मैनेजमेंट टीम हैज एसोसिएट विद कंपनी अंडर स्टडी एंड हाउ हैज द कंपनी परफॉर्म ड्यूरिंग देयर टेन्योर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एग्जीक्यूटिव who perform extremely well in one company deliver similar result to another। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव है टॉप मैनेजमेंट का, मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी में उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम रिजल्ट प्रेजेंट कंपनी में भी दे सके। और डज द मैनेजमेंट हैव विजन और गो और लॉन्ग टर्म गोल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। शेयर वैल्यू होल्डर वैल्यूज क्रिएट ओवर अ लॉन्ग पीरियड।
कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ विजन फॉर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, उनका लॉन्ग टर्म गोल कैसा है, स्ट्रेटजी कैसी है, ठीक है, ये सब भी जानना जरूरी है। डू द मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम हैव नेसेसरी एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग द करंट स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी। जो कंपनी की करंट स्ट्रेटजी है उसके लिए मैनेजमेंट के पास वैसा एक्सपीरियंस है कि नहीं। और डज द कंपनी गिव गाइडेंस, कंपनी क्या ने अपने नियर टर्म परफॉर्मेंस के लिए गाइडलाइन दिए हैं, वेदर दे टिपिकली अचीव सच गाइडेंस। If management team consistently provides such guidelines, have a track record of consistently meeting or exceeding team, it is likely that they have better control on business. और हमेशा वो अपने टीम को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो बेटर कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस में। Has the management ensured timely regulation compliance on regular basis? A management that is completely control of affairs should be able to comply with। और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को रेगुलर बेसिस में यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं रेगुलर बेस पे, ये भी देखना जरूरी है। इज देयर सफिशिएंट डेलीगेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है कंपनी का, फेयरली ब्रॉड बेस्ड है कि नहीं है, ये भी पता करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, डज द कंपनी हैव सक्सेशन प्लान फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट। सक्सेशन मीन्स कि मान लीजिए कोई है जो रिटायर हो रहा है या फिर वो कहीं और जा रहे हैं, दूसरे जगह यानी कि रिजाइन देके कहीं और जा रहे हैं, तो उनकी जगह कोई नया आदमी या कोई भी है जो ऑलरेडी सुटेबल है उस पोस्ट के लिए, तो सक्सेशन प्लान उसको बोलते हैं। तो कंपनी के पास है कि नहीं है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर पता लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी डाउट?